भारत की भाषाई दरारें, दक्षिण भारत की हिंदी विरोधी सोच का विश्लेषण। यह लेख अदिति जोशी के द्वारा लिखा गया है। दक्षिण भारत में हिंदी का विरोध एक ऐसा घटनाक्रम है जिसकी जड़ें ऐतिहासिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक घटनाओं में गहराई से जुड़ी हैं। यह विरोध ब्रिटिश उपनिवेशवादी फूट डालो और राज करो नीति के प्रभाव से और तेज हुआ और अब इंटरनेट पर सक्रियता के माध्यम से और भी प्रबल रूप में सामने आ रहा है। भाषाई विविधता से समृद्ध देश होने के नाते भारत में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाए जाने को लेकर लंबे समय से बहस होती रही है। भारतीय संविधान भले ही हिंदी और अंग्रेजी को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता देता है, लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों ने ऐतिहासिक रूप से हिंदी थोपे जाने का विरोध किया है। यह विरोध कई बार भाषा के प्रति खुली नाराजगी के रूप में प्रकट होता है, विशेषकर तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में। डिजिटल संचार और सोशल मीडिया के प्रसार के साथ यह भावना अब नए रूपों में उभर रही है, जिससे ऑनलाइन अभियानों और हिंदी विरोधी विचारधाराओं को व्यापक समर्थन प्राप्त हो रहा है। भारत में भाषाई तनाव दशकों से चर्चा का विषय रहे हैं, खासकर दक्षिण भारतीय राज्यों में हिंदी विरोध को लेकर। यह मुद्दा क्षेत्रीय पहचान, ऐतिहासिक असंतोष और राजनीतिक रणनीतियों से गहराई से जुड़ा है। हिंदी के खिलाफ अपना स्पष्ट रुख रखने वाले दक्षिण भारतीय नेता और बुद्धिजीवी यह तर्क देते हैं कि हिंदी उनकी क्षेत्रीय भाषाओं के अस्तित्व के लिए खतरा है। इसके बावजूद वे अंग्रेजी, जो उपनिवेशवादी भाषा रही है और जिसने देशी भाषाई परंपराओं को क्षीण किया, को बिना झिझक अपनाते हैं। वे हिंदी को सांस्कृतिक पहचान के लिए खतरा बताते हुए उसकी आलोचना करते हैं, लेकिन प्रशासन, शिक्षा और सामाजिक आंदोलनों में अंग्रेजी का सहज उपयोग करते हैं और इस पर कोई आपत्ति नहीं जताते। यह विरोधाभास एक गहरे वैचारिक द्वंद्व को उजागर करता है। हिंदी, जो एक भारतीय भाषा है, को दमनकारी कहा जाता है, जबकि अंग्रेजी, जो औपनिवेशिक सत्ता की भाषा रही है, को न केवल स्वीकार किया जाता है बल्कि उत्साह से अपनाया भी जाता है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या यह वास्तव में भाषाई विरासत की रक्षा का प्रयास है या सांस्कृतिक प्रतिरोध की आड़ में एक औपनिवेशिक सहारे को बनाए रखने का प्रयास? यह लेख दक्षिण भारत में हिंदी विरोध की प्रवृत्ति का विश्लेषण करता है, विशेष रूप से ऑनलाइन विमर्श, सोशल मीडिया प्रवृत्तियों और डिजिटल सक्रियता के माध्यम से। साथ ही यह इसके ऐतिहासिक मूल, जैसे कि आर्य आक्रमण सिद्धांत, आर्यन इन्वेजन थ्योरी, और वर्तमान भाषाई तनावों पर उसके प्रभाव को भी समझने का प्रयास करता है। आर्य आक्रमण सिद्धांत ने कैसे बनाया भाषाई विभाजन? ब्रिटिश उपनिवेशवादियों द्वारा भारत पर थोपी गई सबसे प्रभावशाली और दीर्घकालिक कहानियों में से एक थी आर्य आक्रमण सिद्धांत। इस विचार को 19वीं सदी के ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट मैक्स म्यूलर ने प्रस्तुत किया था। इसके अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण मध्य एशिया से आए इंडो-आर्यन समूहों द्वारा हुआ, जिन्होंने यहाँ की स्थानीय द्रविड़ सभ्यता पर अपनी भाषा और संस्कृति थोप दी। इस सिद्धांत के माध्यम से ब्रिटिश शासकों ने भारतीय समाज को नस्लीय और भाषाई रूप से विभाजित दिखाने की कोशिश की। उनका तर्क था कि यदि भारत सदैव विभाजित रहा है, तो ब्रिटिश शासन आवश्यक है ताकि वह इस विखंडन को नियंत्रित कर सके। इस उपनिवेशवादी अवधारणा का प्रभाव दक्षिण भारत में विशेष रूप से स्पष्ट रूप से देखा गया, जहां उभरते भाषाई और राजनीतिक आंदोलनों ने इसे अपनाया। द्रविड़ पहचान को धीरे धीरे उस कथित आर्य उत्तर भारतीय पहचान के विरोध में स्थापित किया गया। यह विचार तमिलनाडु में विशेष रूप से लोकप्रिय हुआ, जहां द्रविड़ आंदोलन ने यह प्रचार किया कि तमिल और अन्य दक्षिण भारतीय भाषाएं व संस्कृतियां एकदम भिन्न हैं और तथाकथित आर्य वर्चस्व द्वारा दमित की गई है। इस सिद्धांत ने हिंदी विरोधी भावना को और बल प्रदान किया, जिससे यह तर्क गहरा हुआ कि उत्तर भारत का भाषाई और सांस्कृतिक प्रभाव कोई साझा विरासत नहीं,
बल्कि जबरन थोपा गया प्रभुत्व है। परिणामस्वरूप हिंदी और उत्तर भारतीय प्रभाव का विरोध द्रविड़ राजनीति का एक केंद्रीय वैचारिक आधार बन गया, एक परंपरा जो आज भी कायम है। हालांकि समय के साथ हुए शोधों ने आर्य आक्रमण सिद्धांत की बुनियाद को चुनौती दी है। आनुवंशिकी, भाषा विज्ञान और पुरातत्व से जुड़े विस्तृत अनुसंधान अब स्वदेशी आर्य सिद्धांत या भारतोद्गम सिद्धांत की ओर संकेत करते हैं। इनके अनुसार भारतीय सभ्यता का विकास हजारों वर्षों में आंतरिक रूप से आपसी संवाद और सांस्कृतिक समन्वय के माध्यम से हुआ, न कि किसी बाहरी आक्रमण के कारण। आनुवंशिक अध्ययनों से यह प्रमाणित हुआ है कि भारतीय जनसंख्या में दसियों हजार वर्षों की निरंतरता है, जो उस धारणा का खंडन करती है कि किसी बाहरी समूह ने इस भूमि को बदल दिया। राखीगढ़ी जैसे पुरातात्विक स्थलों से प्राप्त साक्ष्य इस स्वदेशी विकास को और सुदृढ़ करते हैं। फिर भी इन तथ्यों के बावजूद आर्य आक्रमण सिद्धांत आज भी एक राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयुक्त होता है, विशेषकर उन क्षेत्रीय दलों द्वारा जो द्रविड़ पहचान को संरक्षित रखना चाहते हैं। यह सिद्धांत हिंदी और उत्तर भारतीय प्रभाव के विरोध को वैध ठहराने का आधार बनता है, और डिजिटल युग में सोशल मीडिया के माध्यम से यह कथानक और भी तेजी से फैल रहा है। राजनीतिक दल इस सिद्धांत का प्रयोग क्षेत्रीय विशिष्टता और समर्थन जुटाने के लिए करते हैं, जिससे यह औपनिवेशिक अवधारणा आज के विमर्श का हिस्सा बनी हुई है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। दक्षिण भारत में हिंदी का विरोध एक गहरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रखता है, जो कई ऐसी घटनाओं से आकार लेता है जिनसे हिंदी थोपे जाने की धारणा और भी सशक्त हुई। तमिलनाडु इस आंदोलन का केंद्र रहा है, जहां 1930 और 1960 के दशकों के हिंदी विरोधी आंदोलन राज्य की राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान के लिए निर्णायक मोड़ सिद्ध हुए। द्रविड़ आंदोलन के उदय ने इस विरोध को और अधिक बल प्रदान किया, जिसमें हिंदी को उत्तर भारतीय प्रभुत्व का उपकरण और तमिल भाषा व संस्कृति के लिए एक खतरे के रूप में प्रस्तुत किया गया। हिंदी विरोध की पहली व्यापक लहर 1930 के दशक में सामने आई, जब ब्रिटिश सरकार ने स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य विषय के रूप में लागू करने का प्रयास किया। इस कदम का तीव्र विरोध विशेष रूप से तमिल राष्ट्रवादियों और जस्टिस पार्टी के नेताओं द्वारा किया गया। ईवी रामासामी, जिन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है, हिंदी थोपे जाने के सबसे मुखर आलोचकों में से एक बनकर उभरे। उन्होंने तर्क दिया कि यह तमिल पहचान को समाप्त करने और भाषाई वर्चस्व स्थापित करने की सुनियोजित कोशिश है। इन विरोध प्रदर्शनों में जन आंदोलन, छात्रों की हड़तालें और अनेक गिरफ्तारियां शामिल थीं, जिन्होंने भविष्य के आंदोलनों की नींव रखी। 1960 के दशक में यह आंदोलन अपने चरम पर पहुंच गया, जब भारत सरकार ने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने का प्रस्ताव रखा। इस निर्णय को तमिलनाडु की भाषाई और सांस्कृतिक स्वायत्तता पर सीधा आघात माना गया, जिससे पूरे राज्य में हिंसक विरोध भड़क उठे। 1965 का हिंदी विरोधी आंदोलन बड़े पैमाने पर छात्र आंदोलनों, पुलिस के साथ टकराव और कुछ मामलों में आत्मदाह जैसी चरम प्रतिक्रियाओं से चिह्नित हुआ। इन प्रदर्शनकारियों के लिए हिंदी थोपे जाने का अर्थ था उनकी सांस्कृतिक अस्मिता पर अस्तित्वगत खतरा। इस आंदोलन ने तमिलनाडु की राजनीतिक दिशा को स्थायी रूप से प्रभावित किया और द्रविड़ पार्टियों, विशेषकर द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) की स्थिति को और सुदृढ़ किया, जो भाषाई दमन के विरुद्ध तमिल संस्कृति की रक्षक के रूप में उभरी। हालांकि तमिलनाडु हिंदी विरोध का मुख्य केंद्र रहा है, अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों में भी समान भावनाएं उभरती रही हैं। कर्नाटक में यह विरोध विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त हुआ है, विशेषकर हिंदी साइनबोर्ड्स के खिलाफ और स्थानीय कन्नड़ भाषियों को सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में अधिक अवसर देने की मांग के रूप में। केरल में, जहां भाषाई परिदृश्य मलयालम की प्रमुखता के कारण थोड़ा भिन्न है, वहां भी एक सशक्त मलयाली पहचान की भावना ने जबरन भाषाई एकरूपता के प्रयासों का प्रतिरोध किया है।
व्यापक स्तर पर दक्षिण भारत में यह धारणा बनी हुई है कि हिंदी थोपे जाने का कोई भी प्रयास क्षेत्रीय भाषाओं की उपेक्षा के रूप में देखा जाएगा। यह दृष्टिकोण भारत में केंद्रीकृत एकरूपता की जगह भाषाई संघवाद की दीर्घकालिक मांग को उजागर करता है। राजनीतिक दलों की भूमिका। दक्षिण भारत के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने भाषाई गौरव को एक रणनीतिक उपकरण के रूप में अपनाया है और इसे पहचान आधारित राजनीति का प्रभावी साधन बना लिया है। तमिलनाडु की द्रविड़ पार्टियों के साथ साथ कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रीय दलों ने भी निरंतर हिंदी को अपनी स्थानीय भाषाओं और सांस्कृतिक पहचान के लिए खतरे के रूप में प्रस्तुत किया है। यह विचारधारा मतदाताओं को एकजुट करने और भाषाई मामलों में क्षेत्रीय स्वायत्तता को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। तमिलनाडु में द्रविड़ दलों, मुख्यतः डीएमके और एआईएडीएमके ने लंबे समय से स्वयं को तमिल भाषाई श्रेष्ठता के रक्षक के रूप में प्रस्तुत किया है। हिंदी विरोध इन दलों के चुनावी अभियानों का एक प्रमुख विषय रहा है, जिसमें नेता प्रायः 1930 और 1960 के दशकों के ऐतिहासिक आंदोलनों का उल्लेख करते हैं। विशेषकर डीएमके ने सख्त रुख अपनाते हुए शिक्षा, प्रशासन और आधिकारिक दस्तावेजों में तमिल को प्राथमिकता देने की वकालत की है और हिंदी को अनिवार्य भाषा के रूप में लागू करने के किसी भी प्रयास का विरोध किया है। यह भाषाई मुखरता तमिलनाडु की द्रविड़ पहचान से गहराई से जुड़ी हुई है और राज्य की सबसे स्थायी राजनीतिक रणनीतियों में से एक बन चुकी है। कर्नाटक में कन्नड़ भाषाई गौरव को बढ़ावा देने के लिए संस्थागत प्रयासों और सक्रिय आंदोलनों ने नया बल प्रदान किया है। कन्नड़ विकास प्राधिकरण केडीए और कर्नाटक रक्षा वेदिके केआरवी जैसे संगठन सार्वजनिक स्थलों पर हिंदी की बढ़ती उपस्थिति के विरोध में सक्रिय अभियान चला रहे हैं, विशेषकर साइन बोर्ड्स और सरकारी संप्रेषण में। इनके प्रयासों के चलते मेट्रो स्टेशनों, बैंकों के साइन बोर्ड्स और रेलवे घोषणाओं में हिंदी के प्रयोग के विरुद्ध प्रदर्शन हुए हैं और कन्नड़ को प्राथमिकता दिए जाने की मांग उठी है। कर्नाटक के कई क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने इन आंदोलनों को समर्थन दिया है ताकि वे उन मतदाताओं को आकर्षित कर सकें जो क्षेत्रीय पहचान को प्राथमिकता देते हैं। केरल में हिंदी विरोध तमिलनाडु और कर्नाटक की तुलना में अपेक्षाकृत शांत रहा है, लेकिन शिक्षा और प्रशासनिक मामलों में मलयालम की प्रमुखता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया है। जहां तमिलनाडु में हिंदी को सांस्कृतिक और राजनीतिक खतरे के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, वहीं केरल में विमर्श इस पर केंद्रित रहा है कि मलयालम की आधिकारिक स्थिति को किस प्रकार सुरक्षित रखा जाए और राज्य की नीतियां स्थानीय भाषा आधारित शिक्षा को प्राथमिकता दें, न कि बाहरी भाषाई प्रभावों को। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भाषाई बहस अन्य दक्षिणी राज्यों की तुलना में अधिक शांत रही है, लेकिन क्षेत्रीय दलों ने अपनी अपनी भाषाओं के समर्थन में संतुलित रुख अपनाया है। तेलंगाना की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों ने स्कूलों और प्रशासनिक कार्यों में तेलुगु को प्राथमिक माध्यम बनाए रखने की मांग की है और हिंदी को प्राथमिकता देने के किसी भी प्रस्ताव का विरोध किया है। आंध्र प्रदेश में भी तेलुगु शिक्षा और शासन की प्रमुख भाषा बनी हुई है और राजनीतिक दलों ने क्षेत्रीय भाषाई पहचान को बनाए रखने पर बल दिया है, बिना किसी उग्र हिंदी विरोधी बयानबाजी के। हिंदी विरोध का डिजिटल रूप। ऑनलाइन हिंदी विरोध की भावना में आया उभार भारत के भाषाई विमर्श में एक चिंताजनक बदलाव को दर्शाता है, एक ऐसा बदलाव जो राष्ट्रीय एकता की जगह विभाजनकारी सोच को प्राथमिकता देता है। जो कभी केवल क्षेत्रीय दलों की राजनीतिक रणनीति थी, वह अब एक संगठित डिजिटल आंदोलन का रूप ले चुकी है, जो भाषाई वैमनस्य को सक्रिय रूप से बढ़ावा देती है और भारत की विविधता में एकता की भावना को कमजोर करती है। इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर, फेसबुक, रेडिट और यूट्यूब ऐसे डिजिटल मंच बन गए हैं जहां भाषाई राष्ट्रवाद का एक विषैला रूप उभर रहा है, जो सहअस्तित्व के स्थान पर बहिष्करण को बढ़ावा देता है।
ये डिजिटल अभियान केवल भाषाई विविधता को प्रोत्साहित करने तक सीमित नहीं है। ये एक ऐसा माहौल तैयार करते हैं जिसमें एक भारतीय भाषा, जिसे देश की एक बड़ी आबादी बोलती है, को दमनकारी शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह विचारधारा हिंदी के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की पूर्णतः अनदेखी करती है और उसे राजनीतिक बलि का बकरा बना देती है। क्षेत्रीय भाषाओं को संरक्षित और प्रोत्साहित करना एक बात है, लेकिन एक भारतीय भाषा के प्रति जानबूझकर शत्रुता फैलाना, जो इस देश की भाषाई विरासत का अभिन्न अंग है, एक अलग और खतरनाक दिशा है। मीम्स और व्यंग्यात्मक कंटेंट ने इस विषय को और भी हल्का बना दिया है, जिससे भाषाई विविधता पर गंभीर विमर्श की आवश्यकता मजाक और उपहास में बदल गई है। दक्षिण भारत के अनेक मीम पेज और ऑनलाइन प्रभावशाली व्यक्ति, इन्फ्लुएंसर्स, हिंदी और उसके भाषियों को अपने राज्यों में बाहरी के रूप में चित्रित करते हैं, जिससे वैमनस्यपूर्ण मानसिकता जन्म लेती है। इस तरह की सामग्री न केवल करोड़ों हिंदी भाषियों को अलग-थलग करती है, बल्कि भाषाई गौरव को असहिष्णुता और भेदभाव में बदलने का खतरनाक उदाहरण भी प्रस्तुत करती है। यह आंदोलन अब संगठित डिजिटल सक्रियता का रूप ले चुका है। ऑनलाइन याचिकाओं के माध्यम से हिंदी को सार्वजनिक साइन बोर्ड्स, एनईटी, यूपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं और केंद्र सरकार की संचार प्रणाली से हटाने की मांग की जा रही है। सार्वजनिक स्थलों से हिंदी को पूरी तरह मिटा देने की यह जिद इस बात का स्पष्ट संकेत है कि कुछ भाषाई समुदायों को अपने ही देश के ही कुछ हिस्सों में अवांछित समझा जा रहा है। शायद इस ऑनलाइन आंदोलन का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि इसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स द्वारा भाषाई अलगाववाद को महिमामंडित किया जा रहा है। ये प्रभावशाली व्यक्ति हिंदी विरोधी भावना को एक प्रकार के प्रतिरोध के रूप में प्रस्तुत करते हैं और हिंदी भाषियों को सांस्कृतिक आक्रांता की तरह दिखाते हैं। वे न केवल हिंदी की भूमिका को विकृत रूप में पेश करते हैं, बल्कि युवा पीढ़ी को अपने ही नागरिकों के प्रति भाषाई शत्रुता के दृष्टिकोण से सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। इस आंदोलन को बनाए रखने वाले डिजिटल प्रतिध्वनि कक्ष, एको चेम्बर्स, बार-बार ऐसे चयनित और विकृत ऐतिहासिक दृष्टिकोणों को दोहराते हैं, जिनसे हिंदी विरोधी कथाएं बिना किसी चुनौती के फैलती रहती हैं। ब्लॉग, फोरम और सोशल मीडिया समूह पक्षपाती व्याख्याओं को बढ़ावा देते हैं, जिनमें हिंदी को एक शत्रु के रूप में चित्रित किया जाता है, न कि भारत की भाषाई विविधता के एक अभिन्न अंग के रूप में। ये प्लेटफॉर्म एकतरफा दृष्टिकोण को निरंतर परोसते हैं, जिससे उपयोगकर्ता संतुलित या रचनात्मक संवाद में शामिल ही नहीं हो पाते। सामाजिक प्रभाव और प्रतिपक्षीय दृष्टिकोण। हिंदी के विरुद्ध इस डिजिटल विरोध ने भारत के सामाजिक ताने-बाने पर गहरा और व्यापक प्रभाव डाला है, और इनमें से कई प्रभाव अत्यंत चिंताजनक हैं। जहां इसके समर्थक यह दावा करते हैं कि ये आंदोलन क्षेत्रीय भाषाई गौरव को मजबूत करते हैं, वहीं वास्तविकता यह है कि ये आंदोलन विभाजन को बढ़ावा देते हैं, समुदायों के बीच शत्रुता को प्रोत्साहित करते हैं और सामाजिक तनाव को और गहराते हैं। भाषाई विविधता पर रचनात्मक संवाद को बढ़ावा देने के बजाय ये ऑनलाइन अभियान ध्रुवीकरण की ज़मीन तैयार कर रहे हैं, जिससे भारत एक अनावश्यक भाषाई संघर्ष की ओर खिंचता चला जा रहा है। इस डिजिटल आंदोलन का एक प्रत्यक्ष प्रभाव यह रहा है कि क्षेत्रीय भाषाई पहचान अब आक्रामक स्वरूप में प्रस्तुत की जा रही है। भारत की बहुभाषिक विरासत को पूरक के रूप में देखने की बजाय डिजिटल कार्यकर्ता इसे एक ऐसे संघर्ष के रूप में चित्रित करते हैं, जिसमें क्षेत्रीय भाषाओं की उन्नति तभी संभव है जब हिंदी को पीछे धकेला जाए या पूरी तरह हटा दिया जाए। यह रवैया सार्वजनिक स्थलों, सरकारी संवादों और राष्ट्रीय परीक्षाओं से हिंदी को हटाने की मांगों में साफ झलकता है। और भी चिंताजनक बात यह है कि यह ऑनलाइन विरोध हिंदी भाषी और गैर हिंदी भाषी समुदायों के बीच ध्रुवीकरण को और अधिक गहरा कर रहा है। कई हिंदी विरोधी अभियानों का स्वर केवल क्षेत्रीय गर्व तक सीमित नहीं है,
बल्कि वह शत्रुतापूर्ण रूप ले चुका है। मीम्स, हैशटैग्स और डिजिटल अभियान हिंदी भाषियों को सांस्कृतिक आक्रांता के रूप में दर्शाते हैं, जिससे सहयोग की जगह कटुता का वातावरण निर्मित होता है। यह ध्रुवीकरण रोजमर्रा के जीवन में भी झलकता है, चाहे वह भाषा के आधार पर नौकरी में भेदभाव हो या साइनबोर्ड और सार्वजनिक सेवाओं में उत्पन्न होने वाला तनाव। दीर्घकाल में यह वैमनस्य भारत की राष्ट्रीय एकता के उस मूलभूत सिद्धांत को ही खतरे में डालता है, और जहां पहले कोई दीवार नहीं थी, वहां कृत्रिम भाषाई दीवारें खड़ी की जा रही हैं। यह अनियंत्रित हिंदी विरोधी डिजिटल आंदोलन अब एक वैध भाषाई विविधता के प्रश्न से भटककर बहिष्करण और विभाजन के अभियान में परिवर्तित हो चुका है। यदि इसे समय रहते चुनौती नहीं दी गई, तो यह पहचान के नाम पर असहिष्णुता को सामान्य बना देगा और भारत की भाषाई विविधता, जो अब तक एकता का उत्सव रही है, उसी को खंडित कर डालेगा। निष्कर्ष: दक्षिण भारतीय राज्यों में हिंदी विरोध की प्रवृत्ति ऐतिहासिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संदर्भों में गहराई से निहित है। यद्यपि हिंदी के प्रति यह प्रतिरोध दशकों से होता रहा है, लेकिन इंटरनेट ने इसे एक नया और शक्तिशाली मंच प्रदान किया है, जहां क्षेत्रीय पहचान पहले से कहीं अधिक आक्रामक रूप में प्रकट हो रही है। दुर्भाग्यवश यह डिजिटल विमर्श अक्सर अतिवादी कथाओं की ओर झुकता है, जो समावेशी भाषाई दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने की बजाय भाषाई विभाजन को और अधिक पुख्ता करता है। आगे बढ़ने के लिए यह अनिवार्य है कि भाषाई गौरव और राष्ट्रीय एकता के बीच संतुलन स्थापित किया जाए। यह सुनिश्चित करना होगा कि डिजिटल सक्रियता वास्तविक जीवन में वैमनस्य और असहिष्णुता को जन्म न दे। भारत की भाषाई विविधता को केवल संरक्षित ही नहीं, बल्कि समरसता के साथ उत्सव की तरह मनाया जाना चाहिए। तभी यह देश अपनी सांस्कृतिक समृद्धि को संजोकर आगे बढ़ पाएगा।